दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित। जनहित की शुरुआत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के उस भावना के साथ जिसमें हर जुबान से एक ही आवाज निकल रही है, पाकिस्तान से क्रिकेट धिक्कार है। बावजूद इसके कल इसी समय दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। एशिया कप के लीग मैच में दोनों ही टीमों को उतरना है, यह भूलकर कि 22 अप्रैल 2025 को इसी पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून दिया था। तस्वीरें उस समय की आपके सामने रख रहे हैं। हमारे 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी। वो तारीख जिसने भारत मां को छलनी करने का काम किया था। ये तारीख बीसीसीआई आखिर कैसे भूल गया? और इस तारीख को बीसीसीआई भले ही भूल रहा हो, लेकिन देश कतई नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर 26 भारतीयों का नरसंहार किया गया था। उन हिंदुस्तानियों के खून का एक एक कतरा आज ये पूछ रहा है कि क्या मेरे लहू का इंसाफ पूरा हो गया? देश की जाबाज सेना ने पाकिस्तान की काराना करतूत के खिलाफ 6 और 7 मई की दरमियानी रात दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। वो ऑपरेशन सिंदूर तो अब भी जारी है, लेकिन बीसीसीआई मानो सुहागनों के उस सिंदूर की कीमत भूल चुका हो। कल 14 सितंबर है। उस खूनी दोपहर के 145 दिन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सहमति से दुबई में हमारी टीम पाकिस्तान से मैच खेलेगी। यह मुकाबला भले ही एशिया कप का है, लेकिन सोचकर खून खौल उठता है कि दुश्मन पाकिस्तान से क्रिकेट हम किस मजबूरी में खेल रहे हैं। जब पानी बंद है, जब बातचीत बंद है, तो फिर बल्ला और बॉल क्यों चलनी चाहिए? पाकिस्तान की आतंकी हरकत माफी के लायक कतई नहीं है। ऐसे में उसकी टीम से क्रिकेट मैच के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बीसीसीआई का पुतला दहन किया। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां आम आदमी पार्टी ने आतंकिस्तान से क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध किया। तीसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया। दुश्मन देश से क्रिकेट मैच के खिलाफ लोग इस कदर आक्रोशित हैं, आप उनकी जुबान से सुनेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये देश का गुस्सा है। पहलगाम में कानपुर के ऐशानिया द्विवेदी की आंखों के सामने उनके पति शुभम द्विवेदी को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोली से छलनी कर दिया था, धर्म पूछ कर मारा था। ऐशानिया और शुभम की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। शादी के बाद दोनों अप्रैल के महीने में रिश्तेदारों के साथ पहलगाम घूमने गए। ऐशानिया के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि पाकिस्तानी हैवानों ने इस बेटी की मांग से सिंदूर उजाड़ दिया। आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो ऐशानिया का गम थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान से क्रिकेट मैच होता देख एक बार फिर से उनके जख्म हरे हो गए हैं। बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर एक इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। हाथ जोड़ के जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप नहीं खोलोगे, उनकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो शायद हम एक बदलाव ला सकें। इतना
ये सिर्फ ऐशानिया का दर्द नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का दर्द है। लेकिन अफसोसनाक है कि हर बार की तरह इस बात पर भी अब राजनीति हो रही है। पहले विपक्ष की आवाज सुनिए, उसके बाद सत्ता पक्ष का जवाब भी सुनाएंगे, लेकिन सवाल बार बार पूछेंगे कि बीसीसीआई की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान दुश्मन देश जिसने हमारे लोगों का कत्लेआम किया, खून बहाया, नरसंहार किया, उसके साथ हम मैच खेलने जा रहे हैं। अब अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। जय शाह उनका भतीजा है, भतीजे ने कहा तो उसको थोड़ी वो मना करे, भतीजे के आदेश पे तो वो चल रहे हैं। पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। क्रिकेट क्या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण? क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है जय शाह के पास। क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे हम लोगों की आत्मा इतनी मर सकती है कि हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं? क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें। पाकिस्तान के मद्देनजर विपक्ष का हर एक सवाल जायज है। पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान के खिलाफ हर हिंदुस्तानी के सीने में आज भी वही आग धधक रही है। लेकिन इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी से हमारी टीम पाकिस्तान से मैच खेलने जा रही है। लोगों का गुस्सा लाजमी है, लेकिन अफसोस है कि क्रिकेट बोर्ड तो सफाई नहीं दे रहा, उसके बदले बीजेपी के नेता विपक्ष पर पलटवार करने के लिए जरूर आ गए हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। जिस प्रकार से हमारी साहसी सेना ने आतंकवादियों को पाठ सिखाया, ये पहला पाठ था। दूसरा पाठ हमारी क्रिकेट टीम सिखाएगी। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार, उनके नेताओं को क्या समझेगी? हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से हो सकती है, अन्य देशों से क्या? इनकी बालक बुद्धि है। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर लेगा उसको। ये खेल अलग चीज है, इसमें विपक्ष को कोई सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से तर्क नहीं कुतर्क गढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान के मद्देनजर। वैसे ये तो हुई नेताओं की बात, अब जरा आम लोगों के जज्बात भी सुनिए। जिस देश में पाकिस्तान गलत तरीके से निर्दोष लोगों को मारता है, हमारे देश के जवानों को मारता है, निर्दोष व्यक्तियों को जो वहाँ पर्यटक थे उनको मारता है, हम उनके साथ कैसे संबंध मार? एक आतंकवादी देश के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम लोग उनसे बदला मैच में नहीं लेंगे। मैच तो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये इतने देशद्रोही हैं वो सब, जो सब की उन सब के साथ कोई संबंध ही नहीं है भारत का। जब किसी देश से आप युद्ध में उतरे हुए हैं तो आपको आपका जवाब युद्ध के मैदान में ही देना चाहिए। बेगुनाह लोग थे जिनको मारा गया पहलगाम में, क्या उनके मृत्यु का बदला आप मैच में ले सकते हैं? जंग की मैदान कुछ और मैदान है और खेल का मैदान कुछ और मैदान है। हम जिस तरह उनको जंग में हराए, उसी तरह हम खेल में भी हराकर उनको जवाब देंगे कि हम हमेशा आपके पिता रहे हैं और हमेशा आपके पिता रहेंगे। ये वाराणसी के लोगों के दिल की आवाज आपने सुनी। सोशल मीडिया में तो बाकायदा #बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड हो रहा है। पूर्व सैनिक तो एक सुर में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच का विरोध कर रहे हैं। भारतीय थल सेना के पूर्व अधिकारी के जेएस ढिल्लन बीसीसीआई से इतने खफा है, नाराज हैं कि उसे एहसान फरामोश और असंवेदनशील बता रहे हैं। साथ ही बीसीसीआई में से आई यानी इंडिया हटाने की नसीहत भी उनकी ओर से दी जा रही है। सेना से रिटायर और शौर्य चक्र विजेता मेजर पवन कुमार की ओर से बाकायदा सभी टीवी चैनलों से एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को कवर ना करने की अपील की गई है। उन्होंने देश के सभी न्यूज चैनलों को टैग करते हुए लिखा है कि उम्मीद है कि आप सभी 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करेंगे। पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल राजू चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, क्रिकेट खेलें, दिवाली पर मिठाइयों का लेन देन करें, उन्हें फिल्मों में काम दें, सरहदों से ज्यादा जरूरी संगीत है, सीमा पार शादी करें और जो भी हो सके करें, लेकिन इस वीडियो में शहीदों के परिवार वाले उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी भारत पाकिस्तान मैच से बेहद खफा हैं। उन्होंने लिखा है कि हर पूर्व क्रिकेटर, हर सांसद जो बीसीसीआई का समर्थन कर रहा है, आज हम आपसे पूछते हैं, अगर आपके रिश्तेदारों की पैंट भी खोल दी जाती, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता, उनकी पहचान की जाती और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता, तो क्या आप तब भी इस क्रिकेट तमाशे का समर्थन करते?
सोशल मीडिया में जमीन पर, कैमरों के सामने, गली कूचों में हर जगह आक्रोश का ज्वार भाटा फूटा हुआ है। लेकिन ना जाने कहां खुद को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहने वाली संस्था इस वक्त छिपी हुई है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसी ही भावना मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी है। खेल खेल है, खेल में हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए, पर सिचुएशन ठीक रहे तो होना चाहिए, वरना जो अपने साथ गद्दारी करें उनके साथ क्या खेलना यार। ऐसा नहीं है कि सारे पूर्व क्रिकेटर खामोश हैं। चंद ऐसे भी हैं जो देश की भावनाओं के साथ हैं। उन्हीं में से एक है अतुल वासन। उनकी ओर से क्या कहा गया है, सुनिए। सौभाग्य मानिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का कि उनको ऐसे माहौल में कि जब हमें बिड करना है ओलंपिक्स के लिए और बड़ी काफ़ी सारी परम्यूटेशन चल रही है दूसरे खेलों में, तो उसके चक्कर में ये मैच हो रहा है। तो ये गुड लक है पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू प्ले इंडिया टू सर्वाइव। सवाल यह है, क्या वाकई एशिया कप में भारत के लिए पाकिस्तान से मैच का बहिष्कार करना नामुमकिन था? इस पर बीसीसीआई के मौजूदा नीति नियंता तो खामोश हैं, लेकिन बीजेपी सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सफाई जरूर पेश की है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। जहां पर देश की बात हो वहां पर क्रिकेट बहुत छोटा हो जाता है। नेताओं को इस बात को समझना होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि लोगों के गुस्से का अंदाजा बीसीसीआई को भी है। ऐसे में उसके कर्ता धर्ता कल दुबई में भारत पाकिस्तान मैच देखने से परहेज करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शुक्ला दुबई मैच देखने जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो भारत पाकिस्तान मैच इतना जरूरी है? इस पर बीसीसीआई को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक चूंकि 2024 में अगले 4 एशिया कप ब्रॉडकास्ट राइट्स 1500 करोड़ रुपए में बिक गए थे। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हर 10 सेकंड के विज्ञापन भी 50 लाख रुपए में बिके हैं। ऐसे में बीसीसीआई पाकिस्तान से मैच न खेलकर ब्रॉडकास्टर्स को निराश नहीं करना चाहता। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान से मैच का बहिष्कार करने पर प्रतिद्वंदी टीम को मुफ्त में पॉइंट्स मिल जाएंगे। इससे भारत के फाइनल में पहुंचने और खिताब जीतने की उम्मीदों को भी झटका लग सकता है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए मैच खेलना मजबूरी और जरूरी दोनों है। बीसीसीआई का मानना यह भी है कि अगर पाकिस्तान से मैच का बायकॉट हुआ तो एशिया कप फ्लॉप हो जाएगा। इससे टूर्नामेंट की कमाई प्रभावित होगी और फिर एसीसी में भारत का पलड़ा कमजोर होगा, क्योंकि बहिष्कार को पाकिस्तान अपने पक्ष में भुना लेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बीसीसीआई का दबदबा है। आईसीसी में वोटिंग की सूरत में पाकिस्तान समेत सभी एशियाई देश भारतीय क्रिकेट बोर्ड का समर्थन करते हैं। ऐसे में अगर एशिया कप में पाकिस्तान से मैच का भारत बहिष्कार करता तो आईसीसी में एशियन देशों की एकता में फूट पड़ने का भी खतरा था। लेकिन इन सब के बावजूद देश की भावनाओं से बड़ी क्रिकेट की राजनीति नहीं हो सकती है। 18,760 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हैसियत सिर्फ 458 करोड़ रुपए की है। सच ये भी है कि बीते 20 सालों में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों से 10,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। कोई शक नहीं है कि इस साल के एशिया कप से भी बड़ी आमदनी होगी, लेकिन हकीकत यह भी है कि इस कमाई से फटेहाल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ही ज्यादा बड़ा फायदा होगा। ऐसे में पाकिस्तान से मुकाबले पर बीसीसीआई की सहमति सवालों के घेरे में है। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे न्यूट्रल वेन्यू यूएई में आयोजित किया जा रहा है। जाहिर है इसके लिए बीसीसीआई की एशियन क्रिकेट काउंसिल में बातचीत हुई होगी। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी यकीनन शामिल रहा होगा। फिर क्या इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलाने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात भी याद नहीं जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, लेकिन क्या बीसीसीआई वालों को हिंदी में कही बातें समझ में नहीं आई? बीसीसीआई तो छोड़िए, बीजेपी के ही कुछ नेता हैं जिन्हें शायद अपने ही पीएम की कही बातें समझ में नहीं आई। एक हिंदी अखबार के कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से पूछा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहने की बात जब कही गई थी, फिर खून और खेल साथ क्यों? पाकिस्तान से मैच क्यों? तो इस पर राकेश सिन्हा ने जो कहा उसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। पूर्व सांसद महोदय की ओर से कहा गया, हमने खून और पानी को कहा था, क्रिकेट को नहीं कहा था। पाकिस्तान को अखंड भारत में वापस लाना है, इसका एक रास्ता क्रिकेट भी है। यह जवाब कतई नहीं हो सकता। पाकिस्तान से किसी भी सूरत में मैच नहीं होना चाहिए। आतंकी देश पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कतई मुकाबला नहीं होना चाहिए। अगर बीसीसीआई पाकिस्तान से मैच खेलने के साथ है तो 140 करोड़ भारतीय आतंकी मुल्क पाकिस्तान से किसी भी मैच के खिलाफ पूरी तरह से खड़े दिखेंगे, एकजुट दिखेंगे। और बीसीसीआई को नहीं भूलना चाहिए, हमारे 26 लोगों की चुन चुन कर हत्या की गई थी, नरसंहार किया गया था। पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म किए गए थे। पाकिस्तान को घर में घुसकर हमारी सेना ने सबक सिखाया था। उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की मजबूरी आखिर क्या है? खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब बिहार की चुनावी राजनीति की करेंगे और आज यहां से 4 बड़ी खबर सामने आई हैं। पहली खबर एनडीए कैंप से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है, चुनाव की रणनीति बनाई। दूसरी खबर महागठबंधन कैंप से है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इसे दलित वोटों की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरी खबर यह है कि तेजस्वी यादव की अकेले यात्रा पर निकलने की खबर को लेकर सियासत होने लगी है। और चौथी खबर यह है कि जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान शुरू कर दिया है। इससे एनडीए में खटपट का नया राउंड शुरू हो गया है। इन 4 खबरों में सबसे पहले बात तेजस्वी यादव की कर लेते हैं, जो दलित वोटरों को लुभाने की मुहिम में जुट गए हैं। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर के कांटी पहुंचे, यहां ब्लॉक मुख्यालय में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया। इससे पहले जून महीने में लालू यादव के पैरों के पास बाबा साहब की फोटो वायरल हुई थी, तब बड़ा विवाद हुआ था। बीजेपी ने निशाना साधा था। आज जो कार्यक्रम हुआ उसे उस एपिसोड से जोड़ा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि उस घटना का यह डैमेज कंट्रोल है। वैसे इस बार तेजस्वी यादव की कोशिश MY के दायरे से निकलकर दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधकर अपने साथ करने की है। बिहार में वैसे तो दलितों की संख्या तकरीबन 20% है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 4 प्रमुख दलित जातियां हैं। दलितों में सबसे ज्यादा संख्या 5.31% पासवान वोटर हैं। इसके बाद 5.25% संख्या रविदास वोटरों की है। मुसहर आबादी तकरीबन 3% है। पासी की संख्या 1% है। इसमें रविदास को छोड़कर बाकी प्रमुख दलित वोटरों पर एनडीए का प्रभाव है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की कोशिश इसी रविदास वोटरों को पूरी तरह से अपने पाले में करने की है और बाकी एनडीए के दलित वोटरों में सेंध लगाने की भी है। इसी कड़ी में वो नए सिरे से एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आज उन्होंने खुद को फिर से भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। एक बार हाथ उठा करके बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना? तेजस्वी यादव ने कल ही ऐलान किया है कि 16 सितंबर से वो यात्रा शुरू करेंगे। इस बार अकेले उन जिलों में जाएंगे जहां राहुल गांधी के साथ नहीं जा पाए थे। आज गिरिराज सिंह ने इस पर निशाना साधा, जिसने राजनीति का पारा गरमा दिया है। क्या करेंगे बेचारे, कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अब तो अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं, अगर अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। ये बताता है कि इंडी गठबंधन
केवल स्वार्थों से जुड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को अकेले यात्रा निकालने पर घेरा तो पलटवार में आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े। वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूट गए थे वहां श्री तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ा जन सैलाब ये बता रहा है कि वो भीड़, वो डबल इंजन की, ये बिहार की निकम्मी नकारा खटारा एनडीए सरकार की अंतिम यात्रा थी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों एक ही है। दोनों ने ये ठाना है कि बिहार को वोट चोर और गुंडा राज से बचाना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा है अब पैर से जमीन खिसक गई है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी की कोशिश ये बताने की है कि राहुल तेजस्वी एक हैं, लेकिन जिस तरह से सीएम के सवाल और सीटों के बंटवारे को लेकर खबरें आ रही हैं, वो इसका संकेत तो हैं कि अंदर खाने दोनों दलों में सब कुछ सामान्य नहीं है। उधर सब कुछ सामान्य तो एनडीए के भीतर भी नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। अब आपस में भी जूतम पैजार की शुरुआत हो गई है। इन दिनों तो मानो हर रोज कहीं ना कहीं से सम्मेलन के दौरान आपसी गुटबाजी, हंगामा और बवाल की खबरें आ रही हैं। आज भी जमुई में मंत्री और पूर्व एमएलसी के समर्थक मंच पर आपस में भिड़ गए। बड़े नेताओं की मौजूदगी में हंगामा हुआ। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। नौबत मारपीट तक जा पहुंची। जमुई से निर्दलीय सुमित सिंह विधायक हैं, वो अभी मंत्री भी हैं, जबकि संजय प्रसाद पूर्व एमएलसी हैं जो जेडीयू से लड़ चुके हैं। इस बार दोनों जेडीयू के टिकट के दावेदार हैं। मंच पर समर्थकों ने नारेबाजी की तो बात मारपीट तक जा पहुंची। अभी बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में एकजुटता दिखाने के लिए एनडीए का सम्मेलन हो रहा है और इसी में इतने बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। सम्मेलन में अब जिस तरह से उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान शुरू हो गया है, उसने बाकी सहयोगियों को बेचैन कर दिया है। पहले नीतीश ने राजपुर में कैंडिडेट घोषित किया तो आज मोतिहारी में मंगल पांडे ने प्रमोद कुमार को बीजेपी उम्मीदवार बता दिया। इस पर चिराग की पार्टी एलजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। इससे कमल फूल खिलाइएगा ना, और राधा मोहन जी का जो सपना है कि एक भी सीट इस जिले से कोई दूसरा नहीं जीते, तो कोई नहीं जीतेगा ना। और मोतिहारी में भाई प्रमोद जी की जीत हो जाएगी ना आपके कृपा से। एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जब सर्वदलीय बैठक होगी तो जो घटक दल जहां से मजबूत है वहां से वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे, संभवतः उनको वो सीट दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर सीटों की कोई घोषणा कर रहा है कोई भी घटक दल का नेता, तो मुझे लगता है ये अनुचित है और हम सबको इससे बचना चाहिए। उधर बीजेपी की जीत की रणनीति बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना में हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले सरकार की मुसीबत बढ़ाने के लिए बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। नतीजा हुआ कि जेपी नड्डा की मीटिंग की लोकेशन बदल दी गई। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की इनकी मांग है कि फिलहाल इनके खिलाफ की गई कार्रवाई वापस ली जाए, इन्हें फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने का मौका दिया जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संविदा कर्मियों की हड़ताल को गलत मानते हुए 7,000 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। इसको लेकर वो बीजेपी दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रात को भी बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठकर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दिन में भी इनका कार्यक्रम जारी रहा। हालांकि विभाग ने नरमी दिखाते हुए उन लोगों को दोबारा नौकरी पर रखना शुरू कर दिया है जो अपनी अर्जी विभाग को भेज रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 710 से अधिक कर्मियों ने पुनर्बहाली के लिए आवेदन जमा किया है। इनकी मांग है कि बर्खास्तगी खत्म करके 60 साल तक के लिए नियमित नौकरी दी जाए। बीजेपी दफ्तर के बाहर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इन लोगों से मुलाकात की है। सरकार जिसको नौकरी दिया है
उसके साथ पूरी सहानुभूति रखती है और इनको जो लोग वर्गलाते हैं वो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने समझाया और आग्रह किया है कि माननीय मंत्री जी से मिल लो, समस्या का समाधान वार्ता और शांति में है और सरकार हर नौजवानों के लिए सकारात्मक सोच रखती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर रहे। करीब 3.5 साल बाद पीएम मणिपुर पहुंचे थे। उनके इस दौरे को लेकर सियासत भी गरमाई रही। विपक्ष के लोग लगातार सवाल पूछते रहे। मणिपुर में 2 साल पहले जातीय हिंसा हुई थी। महीनों तक प्रदेश का बड़ा हिस्सा सुलगता रहा। फिलहाल वहां समझौते के बाद शांति का माहौल कायम हुआ है। वैसे प्रधानमंत्री के आज के मणिपुर दौरे से 2 बड़ी खबरें निकली। एक तो उन्होंने 8,500 करोड़ की अलग अलग स्कीमों की शुरुआत की, शिलान्यास किया। दूसरा, मणिपुर की रैली से उन्होंने नेपाल में बनी अंतरिम सरकार को लेकर भी पहली बार बयान दिया। 8 सितंबर को जेन जी मूवमेंट की शुरुआत के बाद अगले दिन युवाओं का आंदोलन हिंसक हो गया था। 9 सितंबर को युवाओं के विद्रोह ने वहां की हुकूमत को हिला दिया था। कल रात यानी 12 सितंबर को वहां अंतरिम सरकार ने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। मणिपुर के मंच से पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई दी, नेपाल के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भी सीधा संदेश दिया। वहां की शांति, स्थिरता, वहां की तरक्की के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से जताई और ये कहा कि मणिपुर के लोगों के साथ लगातार मैं हर मुद्दे पर स्टैंड करता हूं। आगे बढ़ते हुए, क्या अंडरवर्ल्ड डॉन गोल्डी बराड़ बॉलीवुड में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई से अलग होने के बाद गोल्डी बराड़ फिल्मी सितारों को टारगेट करना चाह रहा है? और क्या इसके लिए गोल्डी ने बाबाओं के नाम को अपना हथियार बनाया है? यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियां चली। सोशल मीडिया पर गोल्डी गैंग की ओर से गोलीकांड की जिम्मेदारी ली गई और आरोप लगाया गया कि दिशा की बहन ने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। इस पोस्ट के बहाने बॉलीवुड को गोल्डी गैंग ने धमकाया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या बयान सिर्फ बहाना है? मकसद फिल्मी दुनिया में दहशत फैलाना है? क्यों अंडरवर्ल्ड के निशाने पर है अभिनेत्री दिशा पाटनी का परिवार? क्यों सलमान की हीरोइन रही दिशा के घर पर चली गोलियां? क्या सिर्फ विवादित बोली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चली गोली? कहीं अनिरुद्धाचार्य की आड़ में पब्लिसिटी पाने का प्लान तो नहीं? या फिर गैंगस्टरों के आपसी विवाद का मोहरा बन गया है पाटनी का परिवार? देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है यूपी का बरेली और इसी बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर चली है अंधाधुंध गोलियां। घर की दीवारों पर गोलियों की दरारें साफ साफ नजर आ रही हैं। कुल 7 गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। जो बिल्डिंग है उस पर आप देख सकते हैं कि जो फायरिंग के निशान हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। जो हमलावर थे उन पर आधुनिक हथियार थे। ऊपर से नीचे तक कई निशान हैं पूरे मकान पर। जो टॉप फ्लोर है, 2 मंजिला मकान है, टॉप फ्लोर पे भी 1 2 3 4 5 6 7 निशान जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। गोलीकांड की ये घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात की है। घड़ी में रात के 3:30 बजे का वक्त था जब बाइक पर सवार 2 बदमाश बरेली के सिविल लाइंस की इस गली में दाखिल हुए।
इस बाइक पर वही दो बदमाश हैं जो गली में जाते हुए नजर आ रहे हैं और घर के सामने से महज 15 से 20 सेकंड में अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, फिर भाग निकलते हैं। गोली चली तो इलाके में हड़कंप मच गया। कल दिन में अंडरवर्ल्ड के डॉन गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गोली कांड की जिम्मेदारी ली। गैंगस्टरों की तरफ से लिखा गया कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ की गई टिप्पणी का ये बदला है। पोस्ट में आगे के लिए चेतावनी भी दी गई। कुल मिलाकर इस कहानी में 4 किरदार हैं। पहला किरदार पाटनी परिवार है जिसके घर पर गोलियां चली हैं। दूसरा किरदार धर्म जगत की हस्तियां हैं जिनकी आड़ में घटना को अंजाम दिया गया। तीसरा किरदार अंडरवर्ल्ड के वो सरगना हैं जिनकी तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई। और चौथा किरदार यूपी की पुलिस है जो सवालों के घेरे में है। असल में अभिनेत्री दिशा पाटनी की एक बहन है खुशबू। उन्होंने 29 जुलाई को इंस्टाग्राम पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान को लेकर टिप्पणी की थी। लिव इन जो है हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है और लिव इन में रहना क्या गलत है। भैया क्या गलत है? इसके बाद खुशबू की इस टिप्पणी को कुछ लोगों ने प्रेमानंद महाराज से जोड़कर ट्रोल करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने वीडियो हटा लिया और बकायदा पोस्ट करके कहा भी कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी नहीं की है। ये वो पोस्ट की कॉपी है जो खुशबू ने 31 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। महीने भर में बात आई गई हो गई थी, लेकिन शुक्रवार की रात बात गोली और गैंगस्टर तक जा पहुंची। खुशबू के पिता कह रहे हैं कि उनका परिवार सच्चा सनातनी है। सोशल मीडिया बहुत तेज है किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है उन्होंने प्रेमानंद जी के या अनिरुद्धाचार्य के बारे में। ये हमारे संत लोग हैं, मैं सनातनी हूँ और उनका पूरा सम्मान करता हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं है। अब सवाल तो ये है कि अनिरुद्धाचार्य की बिगड़ी बोली पर कोई बोलेगा तो क्या उस पर गोली चल जाएगी? क्या वाकई में बदजुबानी की टीस निकालने के लिए गोली चलाई गई? क्या एक सेलिब्रिटी के घर हुआ हमला कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है? 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है। दिशा पाटनी बॉलीवुड की हीरोइन है तो उनकी बहन खुशबू सेना में मेजर से रिटायर हो चुकी है। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इंस्टा पर उनके फिटनेस टिप्स वायरल होते रहते हैं। फिलहाल बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। अलग अलग टीम बनाकर गोली चलाने वालों की तलाश हो रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात यूपी के गोंडा के उस सीएमओ की करेंगे जिनकी नजरों में बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। दरअसल गोंडा में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान 2 नवजात बच्चों की जान चली गई। लेकिन इस बेहद गंभीर मामले पर सीएमओ रश्मि वर्मा ने एक बेहद शर्मनाक बयान देकर मासूमों को खोने वाले पीड़ित परिवारों के जख्म पर नमक छिड़कने का, मिर्च छिड़कने का काम किया है। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। एक नवजात की मौत पर इस महिला ने जो बयान दिया उसे संवेदनहीनता नहीं बेशर्मी कहते हैं। इनका परिचय भी जान लीजिए। मैडम का नाम है रश्मि वर्मा, जिनके पास यूपी के गोंडा जिले में हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। दरअसल गोंडा में 24 घंटे में हुई 2 बच्चों की मौत पर जब सवाल उठे तो मैडम ने एक्शन लेने के बजाय खिलखिलाते हुए जो रिएक्शन दिया वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
एक बच्चा मर गया, नहीं एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। अजान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। लेकिन मासूम बच्चों की मौत का मखौल बनाते वक्त सीएमओ रश्मि वर्मा को एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि उनका ये बयान सुनकर अपने बच्चे खोने वाले परिवारों पर क्या बीत रही होगी। गोंडा में लापरवाही के चलते बच्चों की मौत के दोनों मामले एक ही नर्सिंग होम से जुड़े हैं। एक बच्चे का जन्म गोंडा के जिला महिला अस्पताल में हुआ, दूसरे की डिलीवरी जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो दोनों के परिवार बच्चों को लेकर डॉक्टर परवेज इकबाल नाम के चिकित्सक के नर्सिंग होम पहुंचे, लेकिन वहां इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वाले बच्चों की मौत के दोषी डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएमओ रश्मि वर्मा अब भी अपने बयान को गलत मानने को तैयार नहीं है। वैसे गोंडा की सीएमओ रश्मि वर्मा का नाम पहले भी भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर विवाद में आ चुका है। और अब आपको यूपी से लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर सीएम टूरिज्म को बढ़ावा देने मंदसौर पहुंचे। लेकिन फिलहाल इस दौरे से ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की होने लगी जिसमें मुख्यमंत्री का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इन दावों को फेक बता रहा है। अब प्रशासन के दावों की पोल खोलती जनहित की यह रिपोर्ट भी देखिए। हॉट एयर बलून में सीएम मोहन यादव, हॉट एयर बलून का जला हुआ हिस्सा, आग बुझाने की कोशिश करते सुरक्षाकर्मी, हॉट एयर बलून से निकलने का इशारा करते सीएम। ये वो 4 तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि मंदसौर में आज बड़ा हादसा होते होते बचा। जिस हॉट एयर बलून में सीएम सवार होने वाले थे उस पे उड़ान भरने से पहले ही आग लग गई। इन तस्वीरों पर विवाद क्यों हो रहा है उसे समझने के लिए पहले मंदसौर के डीएम का बयान सुनिए। कुछ मीडिया के माध्यमों में जानकारी चल रही है कि हॉट एयर बलून में कोई हादसा हुआ है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट वहाँ पे नहीं हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉट एयर बलून को लिफ्ट करने के लिए अंदर आग लगाई जाती है और उससे ही हॉट एयर बलून लिफ्ट किया जाता है। मंदसौर कलेक्टर पेज पर बाकायदा लिखा गया कि सीएम सिर्फ हॉट एयर बलून को देखने गए थे। डीएम के बयान से लेकर पोस्ट का खंडन मंदसौर से आई तस्वीर ही कर रही है। मंदसौर डीएम का दावा है कि सीएम सिर्फ हॉट एयर बलून देखने गए थे, तो फिर हॉट एयर बलून के भीतर सीएम की मौजूदगी क्यों थी? दावा है कि हॉट एयर बलून लिफ्ट करने के लिए आग लगाई गई थी, तो फिर बलून का फैब्रिक जला हुआ क्यों था? जिलाधिकारी मीडिया रिपोर्ट पर फेक और भ्रामक जानकारी देने के आरोप लगा रही हैं, जबकि उनके खुद के दावे तथ्यों से मेल नहीं खा रहे हैं। अगर डीएम साहिबा ने सीएम के लिए ऐसे हॉट एयर बलून की व्यवस्था की थी जिसका एक हिस्सा फटा या जला हुआ था, तो उन्हें हॉट एयर बलून की ये तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसमें हॉट एयर बलून पूरी तरह से कवर है, और अगली बार ऐसे हॉट एयर बलून की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी हॉट एयर बलून की कोई तस्वीर साझा नहीं की, जबकि गंगा सागर में ही उन्होंने बोट राइड की और उसकी तस्वीरें शेयर भी की हैं। दरअसल सीएम मोहन यादव मंदसौर के चंबल में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के शुभारंभ के लिए गए थे। एमपी सरकार बेतिया नदी पर मौजूद इस गांधी सागर इलाके को पर्यटन के तौर पर विकसित कर रही है, लेकिन हादसे की तस्वीरें चर्चाओं के केंद्र में आ गई। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर आज यूपी वाले स्टाइल में मोहन यादव सरकार ने भी बुलडोजर चलवा दिया। मामला भोपाल के लव जिहाद केस से जुड़ा है। इस मामले में गिरफ्तार 6 में से 2 आरोपियों के अवैध घरों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। मलबे में बदल चुके मकान भोपाल के उन आरोपियों के घर हैं जिन्हें 4 महीने पहले लड़कियों से बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं में से 2 आरोपियों साद और साहिल के घरों को मोहन सरकार के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन ने भोपाल के अर्जुन नगर में सरकारी जमीन पर बने 3 अवैध मकानों को नोटिस भेजा था, जिसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में शनिवार की सुबह आरोपी साद और साहिल के घरों को ढहा दिया गया।
लेकिन कोर्ट में सुनवाई रद्द होने की वजह से आज लव जिहाद मामले के मास्टरमाइंड फरहान का घर बुलडोजर के पंजे में आने से बच गया। माननीय न्यायालय में, क्योंकि जैसे उनके दिशा निर्देश आते हैं तो उसके परिपालन में कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में लव जिहाद का यह मामला अप्रैल महीने में सामने आया था। इस मामले में फरहान, साहिल, साद, अली, अबरार और नबील नाम के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी गिरोह बनाकर हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने और धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोपी हैं। लेकिन आरोपियों के परिवार का कहना है कि अगर वो अल्पसंख्यक न होते तो उनके घर नहीं ढाए जाते और इस केस में उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है। वो कह रहा है कि सिगरेट से दाग दिया है फरहान, तो सिगरेट मेरे लगा पीते नहीं था, कैसे दाग दिया उनने? इस मामले में मास्टरमाइंड फरहान और साहिल पर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है, जिसके बाद दोनों पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय करके मामले में जुड़े सभी सबूत अदालत में पेश कर दिए हैं। आप देख रहे हैं जनहित। वीडियो ऑफ द डे में आज बात लंदन से आई तस्वीरों की अब कर लेते हैं। नेपाल में जेन जी के विरोध के बाद, विद्रोह के बाद आंदोलन की सुगबुगाहट अब ब्रिटेन में भी हो चली है। लंदन की सड़कों पर आज यूनाइट द किंगडम नाम से रैली का आयोजन किया गया। ब्रिटेन के सबसे विवादित दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन के बुलावे पर 1 लाख से ज्यादा लोग टेम्स ब्रिज पर जमा हो गए। लंदन को मानो ठप कर दिया गया। टॉमी की छवि मुस्लिम समुदाय को लेकर तीखे बयान देने वाले शख्सियत के रूप में है। और अब आज का जनहित मंत्र। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।